हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 3 है उसके सभी के सभी एमसीक्यू यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सब हम आज देखेंगे। और देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। जिसने अभी तक इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेना। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने सिर्फ एक वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ाया था। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखो इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके अलावा जिसको इस वीडियो के नोट्स चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक या फिर कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, ऑप्शन 1, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्ड। ये तो देखो गलत है आपका, ठीक है। ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्ड, कंसीडर्ड देम टू बी वन सिंगल पार्टी। ये भी आपका गलत है। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, ये आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कहता है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो ये तो आपका नहीं है, ये आपका गलत है। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which can be measured in money terms are recorded in the books of accounts। तो देखो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन 1, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। ये बिल्कुल ट्रू है, ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। ये गलत है आपका ऑप्शन बी। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं होगा इसका आंसर। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो देखो ऑप्शन 1 है यहाँ पे, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिशिएट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक बार ऑप्शन बी देखते हैं, एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू एट द ईयर एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप ढंग से क्वेश्चन ऑप्शन बी को देखोगे ना तो आप ये बताओगे कि ये तो गलत है। वैसे भी कैसे गलत है, क्योंकि जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है रिकॉर्ड करना है, तो ये तो वैसे ही गलत है। अगर ऑप्शन देखते हैं, एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड डेप्रिशिएट इज चार्ज ऑन द मार्केट वैल्यू। तो देखो ऑप्शन सी भी आपका गलत है, क्योंकि फिर से कह रहा है कि एसेट्स को हमें वैल्यू करना है मार्केट प्राइस पे और रिकॉर्ड भी करना है और डेप्रिशिएट भी करना है मार्केट वैल्यू पे, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है।
तो और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। अब हो सकता है कि इसमें ना आप बहुत सारे लोग ना ऑप्शन डी को चूज कर लो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, उसकी जो लाइफ होगी वो इनडेफिनेट होगी, यानी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अब आपको तो ये ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन डी को चूज कर लोगे कि भाई नन ऑफ अबव। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डी को चूज करा तो वो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसने बोला है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एंड डेप्रिशिएट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। देखो, एसेट्स को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, ये तो बात ट्रू है, और उसे डेप्रिशिएट करना है जब तक उसकी लाइफ हो, यानी जब तक वो एसेट्स चलेगी तब तक हमें उसको रिकॉर्ड करते रहना है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे यही कह रहा है इनडायरेक्टली कि बिजनेस हमारा बंद नहीं हो रहा, बिजनेस हमारा चलते जा रहा है, उस एसेट्स को हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आंसर सही है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या इनमें से ट्रू है, हमें वो बताना है। देखो, ऑप्शन ए, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट इन अ कैश। देखो, ये तो यहाँ पे गलत है, सेटलमेंट की बात आ गई, ये गलत है। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। ओके, एक बार अभी सी ऑप्शन में देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मे बी रिकॉर्डेड आइदर एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपका ट्रू है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में ही हमें बेसिकली बताना है। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूँ तो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कॉन्स्टेंटली फॉलोड। बिल्कुल, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, और ऑप्शन बी देखते हैं, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज्ड एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने जो प्रैक्टिसेस पॉलिसीज अपना ली उसी को ही हमें आगे चलाना है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि जो चीज़ हम चली आ रही है उसको चलाते रहो। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो, ये भी गलत है, मैंने आपको बताया भी था कि इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी तो वैसे ही नहीं होगा इसका आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अकॉर्डिंग टू दी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड हैज हैविंग। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। देखो, ऑप्शन ए, अ लिमिटेड लाइफ। नहीं, ये तो गलत है भाई। अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी, इनडेफिनेट लाइफ। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका ट्रू है, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी मत लगा देना कि लॉन्ग लाइफ होती है। बिजनेस के हम ये मानते हैं कि उसकी लाइफ इनडेफिनेट है, यानी कि हमेशा चलते रहेगी। ठीक है, बिजनेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट even the proprietor of a business is treated as a creditor to the extent of his capital। देखो, इसमें ये पूछ रहा है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम एक जो बिजनेस होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है बिजनेस का, उसे हम एज अ क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। ठीक है, जब तक कि उसकी कैपिटल बिजनेस में है। तो ये आपको पता ही होगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो ये नहीं होता, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी ये नहीं होता, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी ये नहीं होता, ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue।
अब देखो, हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ना इसके आंसर निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करता हूँ जो कि कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, से छोड़ दो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। क्या ऐसी कोई बात बताई गई है इसमें? नहीं बताई गई, यानी ये तो आंसर है नहीं। डुअल एस्पेक्ट क्या करता है कि क्रेडिट और डेबिट एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। क्या ये बताया गया है? नहीं बताया गया, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको हमें उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। क्या ऐसा कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ही ये कहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पढ़ा ही रखा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर आपने अच्छे से सभी वीडियो को देखा है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कह रहा है कि जब हम स्टॉक की जो वैल्यू करते हैं उसकी कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में से कम पे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंसिस्टेंसी वाला तो नहीं है, ये तो आपको भी पता है। और कंजर्वेटिव कन्वेंशन, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो, लेकिन मैं आपको बता दूं यही इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये तो इसका आंसर नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसका आंसर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो ये कह रहा है कि पूरी एक बिजनेस के पूरी लाइफ टाइम के दौरान जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है, कंजर्वेटिज्म भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है, ये है आपका काउंटिंग पीरियड। इसे मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता सभी चीज़ को। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड फॉलो द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। कह रहा है कि जो एक्स है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अपना रहा है डेप्रिसिएशन करने के लिए मशीन को, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कन्वेंशन है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है? तो क्या वो कंपेरेबिलिटी है? नहीं जी। कन्वीनियंस है? नहीं। कंसिस्टेंसी? बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको ईयर बाय ईयर सेम जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो सेम मेथड है, वही आपको फॉलो करते रहने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इनटू अकाउंट, यानी कि जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है उसके बारे में बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉस। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं एक बार दोबारा। ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव लॉसेज। ऑप्शन सी कह रहा है ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। देखो, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो ट्रू है। कैसे? देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन 1 तो ये कह रहा है कि हमें सारे प्रॉफिट और सारे लॉस को लेके चलना है साथ, जो कि ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सारे प्रॉफिट को तो लेके चलो लेकिन सारे लॉसेस को इग्नोर कर दो, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सारे लॉसेस को अपन लेके चलो लेकिन जो प्रॉफिट अगर होने वाला है कोई तो उसको इग्नोर कर दो जब तक कि वो एक्चुअल में ना हो जाए प्रॉफिट। तो बस यही है आपका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि यही आपका कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि IASB अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको IASB, IFRS इन सब के बारे में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? डिटेल में नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सिर्फ MCQ के फॉर्म में आएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन इनसे कोई बनेगा, तो इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया था। क्योंकि ये MCQ में आ सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे MCQ में इन्हें देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपको उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना,
देखो, IASB अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड। पहले तो IASB की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप देख लो, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। तो IASB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दोबारा बताता हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा, IAS की फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे IAS वाला मत समझ लेना UPSC वाला IAS। यहाँ पे IAS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर से बताता हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और SIC का मतलब क्या है? तो SIC का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। दोबारा बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो SIC की ये है फुल फॉर्म, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका IFRS R। बेसिकली पूछ रहा है कि IFRS क्या होता है। देखो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IFRS की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दोबारा बता देता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक बार इसे आप अपनी नोट्स बुक में लिख लेना, ठीक है, ताकि अगर फुल फॉर्म आए तो आप उसे बता पाओ, ठीक। अब बेसिकली क्या होते हैं? तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बेसिकली फेयर वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो IFRS क्या होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रू। ये कंप्लीटली क्या होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका IFRS आर बेस्ड ऑन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, IFRS जो होता है फेयर वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे बेस्ड होता है, ना कि हिस्टोरिकल और फेयर दोनों पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो वैसे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि INDAS ये क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, या फिर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, या पार्शली रूल बेस्ड और पार्शली प्रिंसिपल बेस्ड, या फिर कुछ भी नहीं। तो देखो, सिंपल है, यहाँ पर भी ये आपका प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ट्रू होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देखो, एसेट्स मे बी वैल्यूड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। तो इस क्वेश्चन में ये बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसेट्स को हम किस वैल्यू पे अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हमने रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। और बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर नहीं, और नन ऑफ दीज नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 3 के सारे MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो इन्हें अच्छे से आप एक बार दोबारा देख लेना। और मैं ये जानता हूँ कि मैंने इन सबको डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मैं इन सबको पहले ही डिटेल में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। और अगर मैं दोबारा इन सबको डिटेल में बताता तो ये वीडियो 2-2, 3-3 घंटे की बन जाती, और मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आया तो पहले आप मेरी वो वीडियो देख लेना जो मैंने आपको बोली थी। सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है, वहाँ से आप देख लेना। इसके बाद ये सब आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इन सभी के नोट्स तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।